गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम लोग एडुक्रांति में शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का। तो इससे अच्छा मौका फिर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा शिक्षक बनने का, क्योंकि ये मतलब कि आखिरी कड़ी साबित हो सकती है शिक्षक के एग्ज़ाम्स में। और शायद ये आप लोग का आखिरी मौका हो सकता है शिक्षक एग्ज़ामिनेशन में। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग ला रहे हैं एक शानदार 21 दिन का कोर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक प्रिसाइज़ चीज़ें पढ़ के, प्रिसाइज़ नोट्स पढ़ के हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपका कम से कम 20-25 नंबर तो यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील किया जाता है, और उसके बाद कैसे हम लोग इसी क्वेश्चन से नए नए क्वेश्चन निकालेंगे जो कि शायद आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टीआरई 2.0 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज ज्योग्राफ़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ज्योग्राफ़ी का, द सन इज़ अ। तो सन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टार है। तो बहुत सारे तरह के स्टार होते हैं, जिसमें कि एक येलो स्टार होता है, रेड स्टार होता है, वाइट स्टार होता है। तो येलो स्टार का जो एज होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि बहुत यंग एज होता है। तो सन भी एक यंग स्टार है, इसीलिए उसको येलो स्टार बोला जाता है। अगर किसी भी स्टार का एज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं रेड स्टार, और वो मतलब कि एक टाइप से नष्ट होने के कगार पे आके खड़ा है, तो उसको कहते हैं हम लोग रेड स्टार। रेड स्टार कहते हैं। और जब रेड स्टार नष्ट हो जाता है तो वो एक मतलब कि सुपरनोवा में बदल जाता है। रेड जाइंट के बाद एक सुपरनोवा में बदल जाता है, और उसके बाद वाइट स्टार में बदलता है कोई भी स्टार। तो वाइट स्टार आखिरी का फेज़ है और येलो स्टार शुरू का फेज़ है। तो सन हमारा जो है सो बहुत ही यंग स्टार है, और अभी सन का रेड जाइंट बनने में या रेड स्टार बनने में काफ़ी टाइम है। और इससे हम लोग क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये निकल सकता है कि सोलर एनर्जी जो है, सूरज की किरणें वो धरती पे पड़ती है तो उसमें 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लगता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोलर फ्लेयर जो होते हैं, सूरज की जो किरण लपटें होती हैं, तो उससे मतलब कि हम लोग धरती कैसे बचा रहता है। तो धरती का के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे वो सोलर फ्लेयर को रिपेल कर देता है, हटा देता है ना। और इसी फेनोमेनन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार इसका व्यू आता है। और इसी फेनोमेनन को कहते हैं ऑरोरा। तो ऑरोरा भी दो तरह का होता है, एक ऑरोरा बोरियोलिस, एक ऑस्ट्रेलियोस। तो ऑरोरा दो तरह का होता है, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोरिस। तो इससे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डील ऐसे हम लोग करेंगे, और इससे इतना सारा क्वेश्चन निकला जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो 1 डिग्री इंटरवल पे कितना लैटिट्यूड है ना ड्रॉ किया जा सकता है ग्लोब पे, एक एक डिग्री इंटरवल पे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि एक एक डिग्री इंटरवल पे हम लोग, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं कितने हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर है A179, यानी कि 179 अक्षांश रेखाएं हम लोग पोल टू पोल यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पॉइंट लेते हैं, है ना, तो टोटल रेखाएं हो जाते हैं 179। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट लेके लाइन लेते हैं, पॉइंट के बजाय लाइन लेते हैं, तो टोटल रेखाएं हो जाती हैं 181। नॉर्थ पोल से साउथ पोल
की टोटल रेखाएं 181 हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इससे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 1 डिग्री का डिस्टेंस है तो 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस होगा दोनों लैटिट्यूड के बीच में। तो इसका आंसर है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक स्पेशल टाइप का लैटिट्यूड होता है, हॉर्स लैटिट्यूड जिसे कहते हैं, है ना, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, हाँ। और हाई प्रेशर होता है जिसके कारण मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि जो शिप्स जाती हैं वहाँ पे बहुत शांत हो जाती हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो जो भी शिप्स ट्रैवल करती थी उस टाइम क्या होता था ना कि ये शिप के स्पीड को रोक देता था। और यहाँ पे बहुत सारा शिप लोग जो है सो बहुत सारे हॉर्स को लेके चलते थे। तो इसी वजह से अगर ये शिप का स्पीड स्लो हो जाता था हाई प्रेशर की वजह से, तो बहुत सारे हॉर्स को वो समंदर में फेंक दिया जाता था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा, अब हम लोग लैटिट्यूड तो देख लिए, अब उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड भी देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, ठीक है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये अर्थ को 2 पार्ट में बांटेगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, है ना। और इसी से टाइम जो है सो हम लोग का शुरू होता है। अगर ये प्राइम मेरिडियन के राइट हम लोग चलते हैं तो हम लोग टाइम आगे चलता है हम लोग का। जैसे कि इंडिया का टाइम है 5:30 ईस्ट, 5:30 5:30 ईस्ट। और अगर हम लोग वेस्ट चलते हैं तो हम लोग पीछे चलते हैं टाइम में, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड जो है प्राइम मेरिडियन, ये लेक वोल्टा से गुजरता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेक वोल्टा से ये प्राइम मेरिडियन गुजरता है। ओके, अब हम लोग 81 क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन। तो एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग सब जानते हैं कि बिहार ज़्यादातर 95% हिस्सा प्लेन ही है बिहार का। तो बिहार का अगर प्लेन है तो 300 मीटर 100 मीटर को हम लोग ऐसे ही छांट सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिना नॉलेज के भी बनाया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ यही नॉलेज चाहिए था इसमें कि बिहार के पास प्लेन्स है ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा प्लेन है तो जाहिर सी बात है कि वो सी लेवल के क्लोज ही जाए, मतलब कि नदी जो है सो उसका प्लेन होगा, एवरेज हाइट होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इसका आंसर 30 मीटर मार सकते थे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज कोसी का। तो कोसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है बिहार की, जिसके कारण बहुत सारा मतलब डिज़ास्टर्स आता है, बाढ़ आती है। उसके बाद बाढ़ से भी और लोग भूखे रहते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो ये एक मतलब कि कोसी नदी जो है वो बिहार में बाढ़ लाने का कारण, भूखमरी का कारण, हंगर का कारण, ये सब कुछ बन जाता है। तो इसी वजह से इसको बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। ओके, और कोसी नदी जो है सो गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नदी है। और ये मतलब कि हनुमान नगर एक जगह है नेपाल में, वहाँ से ये मतलब कि निकलती है, मतलब एंट्री लेती है। और ये कुर्सेला नाम का जगह जो कि कटिहार में है, वो वहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, तो इतना हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में जान सकते हैं। और हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स विच इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन। तो इसमें फॉसिल के बेस पे ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, दूसरा है सेंट्रल एशिया और तीसरा है जेरूसलम। तो इसमें रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इसका सही आंसर है। रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इसका सही आंसर है।
और सब लोग ऐसे मानते हैं, मतलब बहुत सारे ज्योग्राफर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे मानते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ मैन का जो हुआ है वो सेंट्रल अफ्रीका से ही हुआ है। और इसके बाद लोग बहुत ज़्यादा बसते गए अलग अलग इलाकों में, और वहीं से बहुत सारे रेसेस का डेवलपमेंट हुआ। और रेसेस का डेवलपमेंट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी जन्म ले लिया ह्यूमंस में। तो हम लोग अगर रेसेस की बात करें तो बहुत सारे रेसेस हैं, जैसे कि एक कॉकेशियन रेस है, जो कि वाइट लोग जो जितने भी होते हैं वो कॉकेशियन रेस में आते हैं। फिर मोंगलाइड रेस होता है, जो जितने भी चाइनीज़ लोग होते हैं, जितने भी जापानीज़, जितने भी सेंट्रल एशिया के, ईस्टर्न एशिया के सॉरी लोग सब होते हैं, वो मोंगलाइड रेस में आते हैं। फिर नेग्राइड रेस होते हैं, जो कि अफ्रीकन लोग होते हैं। और एक ऑस्ट्रेलियाइड रेस भी होते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन लोग, फिर इंडियन लोग भी उसी में आते हैं। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देख लिए, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब हम लोग 83 क्वेश्चन पे आते हैं। कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इज़ कॉल्ड। तो इसमें पूछ रहा है कि कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इज़ कॉल्ड। तो अगर कल्चरल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आंसर इसका एक कल्चरेशन। इसमें आंसर इसका आ जाएगा एक कल्चरेशन। एक कल्चरेशन का मतलब होता है कि अगर दो कल्चर दोनों पास में है, तो दोनों एक दूसरे का कुछ न कुछ पार्ट ले लेंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक कल्चरेशन। फिर इनकल्चरेशन क्या होता है कि अगर दोनों कल्चर पास में है, ठीक है, और वो किसी का एथनिक कल्चर, मतलब कि एथनिसिटी अगर ले लेंगे एक दूसरे का, तो वो हो जाता है इनकल्चरेशन, ठीक है। और कल्चरल रेल्म जिसको बोलते हैं, कल्चरल रेल्म बोलते हैं कि एक ही कल्चर के लोग एक स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल रेल्म। तो कल्चरल रेल्म जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पहला है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल में जितने भी वेस्टर्न यूरोप के हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो सब ऑक्सीडेंटल कल्चरल रेल्म में आते हैं। फिर दूसरा होता है इस्लामिक कल्चरल रेल्म। इसमें जितना भी नॉर्दर्न अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ होते हैं, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ होते हैं, तो ये लोग इस्लामिक कल्चरल रेल्म में आते हैं। फिर एक इंडियन कल्चरल रेल्म है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग होते हैं वो इंडियन कल्चरल रेल्म में आते हैं। और फिर आते हैं ईस्टर्न एशियन कल्चरल रेल्म। तो ईस्टर्न एशियन में चाइनीज़ होते हैं, जापानीज़ होते हैं, कोरियन होते हैं, तो ये लोग का ईस्टर्न एशियन कल्चरल रेल्म चलता है। फिर आते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल रेल्म। तो साउथ ईस्ट एशिया जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, समझिए कि, तो वो लोग जनरली साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, और उनका भी एक कल्चरल रेल्म है। फिर एक आते हैं मेसो अफ्रीकन रेल्म। मेसो अफ्रीकन रेल्म में सहारा वाला पार्ट अफ्रीका का, ये लोग जो हैं सो मेसो अफ्रीकन कल्चरल रेल्म में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कल्चरल रेल्म कौन कौन से होते हैं, एक कल्चरेशन का मतलब क्या होता है, इन कल्चरेशन का भी मतलब क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 84 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट ये कहाँ पे है। तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बेगूसराय। इसका आंसर होगा बेगूसराय। तो बेगूसराय बरौनी में बरौनी पावर प्लांट है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान पे के दौरान इस्टेब्लिश हुआ था।
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान बरौनी ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश हुआ था। और बेगूसराय से एक ख़ास बात और ये है कि पटना के बाद सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बेगूसराय के पास ही है। और पटना का पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है, जो कि है 1,15,000 के लगभग। और सबसे कम पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो शिवहर का आता है। उनका सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे कम है शिवहर का, उसका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं टेहरी डैम प्रोजेक्ट। टेहरी डैम प्रोजेक्ट जो है, इसमें पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, डिटर्मिनिज्म से, पॉसिबिलिज्म से, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म से। तो हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनिज्म किसको कहते हैं आखिर। पहली बात तो डिटर्मिनिज्म उसको कहते हैं कि मैन जो है वो नेचर के थ्रू गवर्न हो रहा है, मतलब कि नेचर मैन को कंट्रोल कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। ओके। और सेकंड आता है पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म में होता है कि नहीं, नेचर मैन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। मैन जो है वो खुद अपना डेस्टिनी बना रहा है, खुद अपने आपको इतना काबिल बना रहा है जिससे नेचर को वो चेंज कर सके। तो इसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टेहरी डैम प्रोजेक्ट, तो डैम, अगर कोई भी डैम बना रहा है मैन, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी को रोकने के लिए बना रहा होगा, जल को रोकने के लिए बना रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो नेचर को कंट्रोल करना चाह रहा है, जो कि पॉसिबिलिज्म में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिज्म। इसका आंसर पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। और डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का बहुत ज्योग्राफी में बहुत एक डाइकोटमी से चल रहा था, जिसको कि इस डाइकोटमी को सॉल्व किया है ग्रिफिथ टेलर नाम के एक ज्योग्राफर ने। इनका नाम याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। तो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी डिटर्मिनिज्म का ही एक पार्ट है, जिसमें कि साइंटिफिक प्रोग्रेस से नेचर जो है सो मतलब कि डिफाइन करता है मैन के डेस्टिनी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में हम लोग देखेंगे कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। तो इसका पहला ऑप्शन है पोडू, दूसरा है पेंडा और तीसरा है बेवार। तो हम लोग उड़ीसा का तो देख लेंगे, उड़ीसा का तो देखेंगे ही। उड़ीसा का अगर पूछा जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा पोडू। इसका आंसर होगा पोडू। और हम लोग उड़ीसा का पोडू जान गए, तो हम लोग और भी अगर नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि अगर किसी दूसरे स्टेट से कि उसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, उस स्टेट के शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो हम लोग देखते हैं उनका नाम। तो नॉर्थ ईस्ट के शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं झूम खेती। एमपी और छत्तीसगढ़ के शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं बेवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर राजस्थान को में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, उसमें बोलेंगे वत्रा। आंध्र प्रदेश में बोलेंगे पेंडा, मेघालय में बोलेंगे बोगमा और वेस्टर्न घाट में बोलेंगे कुमारी, मणिपुर में बोलेंगे पामलू। तो हम लोग इतना याद कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। अगर इतना याद कर लेंगे तो फिर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत ही पुराना एक मेथड है, जिसमें लोग फसल को जला देते हैं। फसल को काटते नहीं हैं, फसल को जला देते हैं और उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और अगले ज़मीन पे खेती करने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं
87 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि टेंट ऑफ नोमैड्स इन बलूचिस्तान इज़ कॉल्ड। तो नोमैड का टेंट जो होता है बलूचिस्तान में, वो क्या बोला जाता है उसमें। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है और मतलब कि ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है एक किजाशी। एक किजाशी इसका क्वेश्चन का आंसर है। और बलूचिस्तान नाम से आप लोग अगर परिचित होंगे तो बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और उस प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट होते रहते हैं कि वो लोग आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। और एक नोमैड्स जो होते हैं ना, वो घुमक्कर लोग होते हैं जो कि जिनका कोई एक स्थायी निवास नहीं होता है और वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। और माइग्रेशन पे अगर हम लोग आएंगे तो माइग्रेशन भी दो तरह से होता है। एक होता है पुश फैक्टर की वजह से माइग्रेशन होता है और एक पुल फैक्टर की वजह से माइग्रेशन होता है। तो पुल फैक्टर की वजह से माइग्रेशन अगर वैसे होता है जैसे कि मुझे किसी बड़े शहर में जाना है तो मैं उसका मतलब कि देखूँगा कि वहाँ पे कितना अच्छा रहने का फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब कितना अच्छा है। तो ये हमको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो पुल फैक्टर की वजह से ये माइग्रेशन हो गया। फिर एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कुछ भी जैसे कि कोविड हो गया तो उसी की वजह से होता है कि वो लोग वापस जो है सो मतलब कि आने पे मजबूर हो जाते हैं बिहार के लोग, तो उसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। और पुश माइग्रेशन वो होता है जिसमें होता है कि बिहार में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि बेसिक रिसोर्स है ना बहुत कम है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में 33% पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी ज़्यादा रहने से जो है ना वहाँ के लोग दूर भागते हैं बिहार से, मतलब कि बाहर कमाने जाते हैं ताकि बाहर उन्हें बहुत अच्छा जीवन मिल सके। तो इसी वजह से तो ये फैक्टर को जो है हम लोग पुश फैक्टर बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सिल्क का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। तो भागलपुर में सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर पूछा जाए भागलपुर, तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि कॉटन का, सूती का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सूती का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिहार में गया में होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि मखाना का, तो मखाना का सब दरभंगा में होता है। फिर अगर पूछा जाए कि बरौनी में एक वाटर बोतल प्लांट लगा है, ये भी एक पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद वैगन व्हील इंडस्ट्री ये कहाँ पे है, तो ये मोकामा में है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर एक मधेपुरा में इंजन बनाने का कारखाना है, रेलवे इंजन बनाने का, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते चलेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन द मैन लैंड रेशियो। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगा तो मैन और लैंड का रेशियो जो है वो क्या होगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा मैन और लैंड का रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा तो वो इंसान, जो भी इंसान है वो लैंड को कुछ ज़्यादा यूज़ कर पाएगा, तो इसी वजह से उसका रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें कि
अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 के लगभग है और भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी 464 है। ठीक है, जबकि बिहार सिर्फ और सिर्फ 2.86% ही एरिया रखता है पूरे भारत का, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। और बिहार 2.86 एरिया रखता है, जिसमें कि बिहार का रैंक ओवरऑल 12th रैंक पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे इंडिया में। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि 90 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मेज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है बिहार में। तो ये भी सरल सा क्वेश्चन है। मेज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में, बीपीएससी ने इसमें आंसर दिया है मुजफ्फरपुर का आंसर दिया है बीपीएससी ने। और हम लोग अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम लोग को देखा जाए तो हम लोग और भी कुछ जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसका हम लोग देख लेते हैं कि अगर अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है व्हीट राइस के लिहाज से कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम कौन से ज़िला का होगा। तो व्हीट में अगर प्रोडक्शन पूछा जाए तो रोहतास का है, और प्रोडक्टिविटी पूछा जाए तो चंपारण का है, वेस्ट चंपारण का है। उसी तरह से अगर राइस में प्रोडक्शन पूछा जाए तो रोहतास का है, और इसमें प्रोडक्टिविटी भी रोहतास का ही है। फिर अगर दाल का पूछा जाएगा तो पटना हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर फ्रूट्स का पूछा जाएगा तो नालंदा हो जाएगा। मखाना का पूछा जाएगा तो दरभंगा हो जाएगा। और फिर लीची का पूछा जाएगा तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अमरूद का पूछेगा तो नालंदा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कि देखा कि कैसे एक क्वेश्चंस को पढ़ के उसके बाद नए नए क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया जाता है, और उसी हिसाब से पढ़ाई मतलब की जाती है, जिससे आपको ना तो ज़्यादा बर्डन पड़े और ना ही ज़्यादा आपको टेंशन हो कि अरे इतना पढ़ना है, इतना सब कुछ करना है। बस कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आराम से हम लोग जो है सो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।